हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। इस वीडियो में हम नीट 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें फिजिक्स के पोर्शन को हम आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो इसके पहले के जो दो वीडियोस हैं जिनमें मैंने 1 से 10 और 11 से 20 क्वेश्चंस आपको पूरे फुल्ली एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। उसके बाद फिर जो बच्चों ने देख लिया है वीडियो, वो फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है, यहाँ पे आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे और इसको क्या पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, है ना। मतलब आपको ऐसा मान के चलना है कि हमारे पास एक कोई वायर था स्टार्टिंग में। ये मैं मान लेता हूँ एक अपने पास कोई वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है टोटल वो आपको दिया है आर इक्वल टू 100 ओम। और आपको खाली ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो एल है। अब इसकी एल की वैल्यू तो नहीं दे रहा है बट इसको हमने एल मान लिया, ये दिया हुआ है। और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना, वो 100 ओम है। अब ये कह रहा है आगे कि इसे डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, है ना। मतलब इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है कि 10 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया है। ऐसे मान लीजिए इसको हमने 10 बराबर पार्ट्स में इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया। तो बात यह आती है कि अगर इक्वल पार्ट में ब्रेक किया इससे होगा क्या। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर लेंथ हमारी क्या है, कम होती जा रही है, तो रेजिस्टेंस भी क्या है, उसी रेशियो में कम होता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अगर हम यहाँ पे बोले कि जो टोटल हमारा वायर था उसका रेजिस्टेंस था 100 ओम। अब इसको क्या किया कि 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। तो अब आप ये देख ध्यान से देखिएगा कि आफ्टर ब्रेकिंग, है ना, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स ब्रेकने के बाद एक पार्ट का जो होगा रेजिस्टेंस, यानी वन पार्ट, वो देखिए कितना होगा, वो 10, अब यानी सॉरी 100 में आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 ओम आ जाएगा कि एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो 10 ओम है। इसी तरीके से क्योंकि अगर मान लीजिए सारे 10 जो पार्ट हैं आपको सीरीज में हम कनेक्ट करें तो आपस से आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको 100 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने इसको ब्रेक किया है, यानी कि रो तो आपका सेम वही है, एरिया में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। क्योंकि हम अगर उसको तोड़ रहे हैं दैट मीन्स एरिया पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो आपको जैसा एल पे फर्क पड़ेगा वैसे हमारा आर पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अगर एल को 10 बराबर पार्ट में तोड़ा गया तो हमारा आर भी 10 इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे, 10 ओम एक का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेन आपको ध्यान देना है कि 10 हमारे आपके पास यानी 10 पार्ट्स हो गए या 10 रजिस्टर्स हो गए जिनमें हर एक का वैल्यू कितना, देखिए 10 10 ओम है। अब आगे इसमें कहानी लिखी है कि द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। यानी कि पहले यानी फर्स्ट 5 पार्ट्स। और आप जानते हैं अगर फर्स्ट 5 पार्ट्स आपके क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप जानते हैं सीरीज में क्या होते हैं, एज इट इज हम ऐड कर देते हैं। यानी 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि अब आपका जो आर आंसर आएगा सीरीज वाला वो कितना है, देखिए वो आएगा 50 ओम, है ना। 10 आपको पर ईच आपको क्या है, यानी कि ईच आपका रेजिस्टेंस और उसके 5 आपको यहाँ पे सीरीज में ऐड करनी है तो आपका 50 ओम आ जाएगा। जबकि आगे कह रहा है कि एंड नेक्स्ट 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगला यानी कि नेक्स्ट जो 5 है, अगर हम नेक्स्ट 5 की बात करेंगे तो आपको पता है कि उसका जो हमारा यानी कि आएगा आर आर डैश मान लेते हैं, वो क्या होगा आपको पता है, एक रेजिस्टेंस हमारा है 10 ओम का और ऐसे 5 पैरेलल में लगाए गए, यानी कि उतनी टाइम ही कम हो जाएगा। तो 10/5 अब कैसे इसको करना है, आपको फॉर्मूला ही पता होगा कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस एंड सो ऑन। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे 10/5 आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 2 ओम। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट 5 को हमने जब यहाँ पे सीरीज में लगाया तो हमारा आंसर आ रहा है 50 ओम। और जो नेक्स्ट हमारे 5 उनको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है 2 ओम आ रहा है। अब लास्ट में एक चीज और यहाँ पे कह रहा है कि द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि बाद में फिर से क्या किया है, उनको सीरीज में हमें यहाँ पे कनेक्ट ला के करना है। तो क्या अब बताइए कि द रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो आपको सीरीज में और पैरेलल में करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसको हमें फिर से सीरीज में करना है। तो हमारा फाइनली आंसर दे क्या आएगा 50 और प्लस 2। ये तो हमारे दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 52 ओम, ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा करेक्ट आंसर 52 ओम। तो हमारे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ मैच कर रहा है सेकंड कि 52 ओम। तो इसमें खाली यही आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हाँ बस बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस यहाँ पे जैसा कह रहा है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे काम करना है।
अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे क्या है, ये भी देखा जाए ओरली आपका इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा कह रहा है कि इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, सी क्या है, सी आपका लाइट की वेलोसिटी है। तो कह रहे था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर, यानी आपको फोटोन के बारे में बताना है कि इनमें से जो भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है, कौन सा है। जैसे कि पहले देखिए क्या कह रहा है, पहले कह रहा था एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। ये बिल्कुल देखिए सही है, आपको तीन फॉर्मूले अच्छे से आ रहे हैं एनर्जी के फोटोन के। एक तो है ई बराबर एच न्यू, अगला आप जानते हैं ई बराबर एस सी बाई लेमडा, और ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला हमको दिया ई बराबर एच न्यू, तो यानी कि पहला हमारा जो दिया है ये स्टेटमेंट, सॉरी क्वेश्चन हमारा, सॉरी ये पार्ट एकदम राइट है। उसके बाद कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी। बिल्कुल आप जानते हैं कि फोटोन क्या होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं जो पार्टिकल हैं वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी यहाँ पे हम मानते हैं कि चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे आप सीधे कह सकते हैं कि हमारा जो भी है सी क्या है, ये सी वेलोसिटी ऑफ फोटोन है। तो ये भी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन पी बराबर एच न्यू अपॉन सी। अब देखिए मोमेंटम कैसे निकालेंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि फोटोन की एक्चुअल में बात कर रहा है, तो ये तीनों जो एनर्जी के मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये तो फोटोन के लिखे हुए हैं। आप इसमें से सेकंड और थर्ड को आपस में इक्वल कर दीजिए, तो ई हमारा एल एच एस इक्वल है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमारा एच सी बाय लेमडा है वो आप जानते हैं एम सी स्क्वायर हो जाएगा। एक सी से इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ। एम क्या है, मास, सी क्या वेलोसिटी, निकला कि मोमेंटम पी हुआ, और पी बराबर एच बाई लेमडा। ठीक है, या पी नहीं लिखना है तो उसको एम सी रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक काम करिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप इसको करिए फर्स्ट और थर्ड को बराबर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी फॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे एच न्यू को आप बराबर कर दीजिए एम सी स्क्वायर से। ठीक है, और इसी में मतलब मैंने पीरियड आपको बनाया, तो सिंपल सा कह दीजिए कि यहाँ पे देखिए डी ब्रोगली आप जानते हैं ना, आपका डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ होती है लेमडा, लेमडा और अब एच अपॉन पी होता है। तो यानी पी बराबर क्या हुआ, एच बाई लेमडा हो गया। अब यहाँ पे लेमडा को आपको हटाना है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आपको रखना है। तो आप जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। तो यहाँ पे आपको लेमडा को हटा दीजिए, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। तो यानी लेमडा बराबर क्या होगा, सी अपॉन न्यू। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लेमडा को हम हटाएंगे, सी बाई यहाँ पे न्यू करेंगे, न्यू आपका ऊपर चला गया। तो कुल मिला के जो पी आएगा वो आपका आएगा एच न्यू बाय सी। तो ये रिलेशन आपका बनेगा। और कैसे बना, ये देखिए तीनों फॉर्मूले जो एनर्जी के लिखे हैं यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये भी है कि हमारा जो थर्ड है ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है, कि तीनों एकदम जस्ट दो तो फॉर्मूला बेसिस पे है, और तीसरा कह रहा है कि जो फोटोन की स्पीड है वो तो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अब इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं अगला जो डी पार्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि इन अ फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन, है ना, बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का यहाँ पे कोलिजन होता है तो कह रहा है कि टोटल एनर्जी और मोमेंटम क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ये भी बात एकदम सही है, बिकॉज आप जानते हैं कि जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हमारा कोलिजन होता है, और परफेक्टली इलास्टिक की वजह से क्या होता है, हमारा एनर्जी और जो मोमेंटम है दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो डी पार्ट है ये भी क्या है, वो राइट है। अब बचा अगला, देखिए ई क्या है, ई कह रहा है फोटोन पजेस पॉजिटिव चार्ज, जबकि मैंने बताया कि फोटोन पे किसी भी प्रकार का कोई आपका चार्ज नहीं होता, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ई वाला पार्ट गलत है। अब आपसे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए यहाँ पे कौन कौन सा राइट, तो ए बी सी डी आपका राइट हो जाएगा। तो अब आप अपने ऑप्शन को मैच कर लीजिए कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे मैच करेगा, तो आपको दिखेगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये देखिए राइट हो जाएगा। ए बी सी और डी ये क्या है आपके, चारों के चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। इसमें कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय। यानी कि देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ऐसे मान लेते हैं। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो टाइम के फंक्शन है, क्या दिया है, 2t माइनस का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दिया 2t माइनस 1, और एसआई यूनिट इसकी है कन्फर्म मीटर में ही होगा। अब उसके बाद कह रहे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, एफ इक्वल क्या है, 5 न्यूटन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ना, अब आपको पावर यहाँ पे निकालने को कहा जा रहा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हम पावर यहाँ पे निकालने की बात करें तो आप जानते हैं कि पावर कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। अब क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो पक्का वर्क भी हमारा टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इसको ऐसे लिखिए डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो टाइम का एक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे
जो भी हमारा पावर आएगा वो डी ओमेगा बाई डी टी करके हम यहाँ निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ओमेगा या सॉरी डब्ल्यू है, वर्क डन आपका ये है ना, तो यहाँ पे देखेंगे डी बाई डी टी आपने अलग कर लिया। और आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्स हमारा कांस्टेंट है, किसको देखिए आप ओपन भी कर सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा भी हम यहाँ पे लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि एंगल जीरो बनेगा कि आपको जिस तरह फोर्स है उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे होता है या हो रहा है। तो इसको अगर देखा जाए कि हम फोर्स को बाहर निकाल लें तो कुल मिला के आप देखेंगे कि एफ तो आपका बाहर आ गया, लेकिन हाँ डी एस बाई डी टी ये आपको करना होगा, यानी कि पहले ना आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए और उसका फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एफ हमारा देखिए कितना है, फोर्स 5 है, यहाँ पे 5 लिखिए। और यहाँ पे आप देखेंगे डी बाई डी टी, और जो डिस्प्लेसमेंट है एस वो एक टाइम का फंक्शन है, यानी कि 2t-1। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको ब्रैकेट में क्या होगा, पहले तो 2 मिलेगा और -0 मिल जाएगा, क्योंकि आपको 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके से आपको 2t का हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये 2 बचेगा क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 10 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो पावर हमारी आएगी इंस्टेंटेनियस वो कितनी आएगी, वो आएगी 10। और कन्फर्म एसआई यूनिट है तो यानी कि वॉट में ही होगा, बट हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे अपने को निकालना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर आएगा वो 10 आ जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहला फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है। खाली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें से इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हमको ये कहा जा रहा है कि पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर कोई पाथ है, इसका एक सेंटर, ये सेंटर मान लेते हैं। तो कह रहा है कि भाई यहाँ बताइए कि द पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, ये लगातार इस सर्कल में लगातार मूव कर रहा है कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अब देखिए पहला क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सीलरेशन, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन, बिल्कुल। अब तो वो समझिए यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे उसने कहा है कि जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से खाली सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो स्पीड की अगर उसने बात की दैट मीन्स हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है तो अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें, यानी कि वेलोसिटी में एक डायरेक्शन भी होती है, तो अगर हम किसी जगह पे मान लेते हैं भी मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो भले इसकी जो स्पीड है पूरे में कांस्टेंट रहे पूरे सर्कल में, बट अगर मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को मालूम करूँ तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए, तो देखिए अब यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ आपको शो कर रहा है। थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं पार्टिकल हमारे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम स्पीड भले वही होगी, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इस पे टेंजेंशियल आप ड्रॉ कर दीजिए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर दिया। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब भी कोई पार्टिकल हमारा सर्कल में घूम रहा है तो भले उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, यानी कि हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी कैसी वो वेरिंग है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी वाले जो हमारे ऑप्शन है तो पूरा गलत हो गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं हो सकती। हाँ, अब बात यहाँ पे करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। अब आप जानते हैं भाई एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं क्या होता है, ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। और चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, अपॉन में टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे बात आ रही कि जो ए है हमारा वो भी देखिए क्या है, ए भी हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन पे भी हमारा ए डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखिए उसकी भी डायरेक्शन हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि मैं इन दो ग्रुप को यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये फाइनल वेलोसिटी इधर जा रही है, इस तरफ ये देखिए जा रही है, और इनिशियल क्या हो रही है, इनिशियल देखिए ऊपर जा रही थी इधर, है ना, इधर। तो आप देखते हैं कि हमारा चेंज करेंगे तो फाइनल में इनिशियल, यानी कि अगर आपको फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करना है तो कुल मिला के आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं ग्राफ आपको अलग से बना देता हूँ, ये देखिए, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि हाँ एक्सेलरेशन हमारा कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं अपना कोई सर्कल है, अब इसमें सर्कल में मैंने आपको दिखाने के लिए मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा पार्टिकल यहाँ पे था तो यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है इसकी, बाद में मान लेते हैं पार्टिकल हमारे यहाँ पे आ गया तो इस समय इसकी वेलोसिटी इधर होगी,
उसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लेता हूँ कि बाद में इसकी वेलोसिटी हमारी इस तरफ अगर जाएगा पार्टिकल तो यहाँ हो जाएगी, और बाद में यहाँ मान लीजिए। तो सपोज मैं इन दो ग्रुप को यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, तो ये फाइनल हो जाएगा ये वाला, और ये आपका ये क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल देखिए क्या है, आपकी फाइनल वेलोसिटी है इस तरफ, और इनिशियल क्या थी देखिए ऊपर की तरफ थी। तो आपकी वी फाइनल है और ये आपकी वी इनिशियल है। तो आप जानते हैं कि जो ए होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो भी वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर का माइनस किया गया है। तो आप देखेंगे वी फाइनल के आगे तो प्लस साइन है, तो यानी कि हमारा ये तो कोई इशू नहीं है, हमारे ये ऐसे रहेगा। लेकिन वी इनिशियल क्या है, क्या माइनस साइन है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे नीचे दिखा दो आप, है ना, जब एक ही डायरेक्शन का पता लगाएंगे तब। अब एक हमारा इधर की तरफ डायरेक्शन, एक इधर, तो पक्का है हमारा ये क्या होगा, इधर डायरेक्शन होगा, है ना। ऐसे मान लीजिए ये एक का डायरेक्शन आपको सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भले ही हमारा जो भी वैल्यू है, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड हमारा भले सेम आ जाए, लेकिन इस समय एक ही हमारी जो डायरेक्शन है उस तरफ है। अब आइए इसके बाद देख लेते हैं हम, मान लेते हैं इन दोनों को देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ को। अभी देखिए हमारा ये इनिशियल इधर है, तो आप इनिशियल इसको बना दीजिए, आपका इनिशियल हो गया। और देखिए फाइनल क्या है, आपका फाइनल इधर है, तो आप इसको फाइनल ऐसे बना दीजिए, है ना। यानी कि ये आपका क्या, ये आपका वी फाइनल है, ये आपका वी इनिशियल है। अगेन हम एक ऐसे निकालेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल अपॉन में टाइम इंटरवल। तो वी फाइनल तो कोई इशू नहीं है, आपका वी फाइनल इधर ही रहेगा, आपने इसको दिखा दिया। और देखिए वी इनिशियल क्या है, वी इनिशियल आपका इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको उल्टा बना दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो इधर आएगा ए। तो कुल मिला के ये ए की देखिए डायरेक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले ग्रुप में क्या था, ए हमारा नीचे की तरफ था, और अभी क्या हो रहा है, ए हमारा इधर आ गया। मतलब ये कह सकते हैं कि ये सेंटर की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे या कहीं पे भी रहेंगे आपको हर जगह पे देखिए सेंटर की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सेंटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या चीज़ है, ये आपको क्या, ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना, जो कि सेंटर की तरफ लगता है। दूसरा क्या चीज़ है, आप जानते हैं कि एक हमारा था टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नहीं कि जो कि आपका टेंजेंट की तरफ लगता है। जिस तरह आपका पार्टिकल होगा, अगर आप वहाँ पे देखेंगे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये टेंजेंशियल आपका एक्सीलरेशन होता है, जो कि हमेशा या हर पल देखिए उसकी जो डायरेक्शन वो आपकी चेंज हो रही है। जहाँ पे पार्टिकल होगा वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो कहीं न कहीं क्या होगा, ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ए है वो भी क्या हो रहा है, उसकी जो डायरेक्शन हमारी वो बदल रही है। तो यहाँ पे अब आपका ऑप्शन जो देखिए होगा क्या, पहला क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी गलत है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये भी गलत है, क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन पे डायरेक्शन भी होती है। तो थर्ड हमारा ऑलरेडी गलत था। तो ये जो फोर्थ है, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, वेरिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और उसके अलावा क्या है, वेरिंग एक्सीलरेशन, हमारा जो एक्सीलरेशन भी है वो कैसा है, वो भी आपका वेरी कर रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इसको कैसे करना है। अब आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेव ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। इसमें कह रहा है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन आपको मतलब क्या होगा, किस तरीके का ऑप्शन आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख लो कि अगर आपने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ा होगा, तो मान लेते हैं अपना ये स्लिट हो गई, डबल स्लिट मान लेते हैं अपने यहाँ। और सामने क्या है, ये आपका एक स्क्रीन है। और इधर आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग सोर्स यहाँ पे रखते हैं, वो भी मोनोक्रोमेटिक का। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से आपको पता है कि लाइट्स दोनों सोर्सेज बाहर आती है, तो यहाँ पे जो सेंटर है ना, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ब्राइट आपको दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हमारी लाइट होती है और यहाँ से जो हमारी लाइट होती है वो सेम फेज में और सेम पाथ में, यानी पाथ को ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, हमेशा ब्राइट फिल्म बनती है। बट उसके अलावा जब ऊपर आप जाएंगे तो अल्टरनेट आपको क्या होगा, डार्क और ब्राइट इस तरीके से आपको दिखाई पड़ती है। और उसी तरीके से नीचे भी आप देखेंगे डार्क ब्राइट ऐसा आपको दिखाई देंगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि ये जो पॉसिबिलिटी थी वो तो मोनोक्रोमेटिक की थी, कि आपको सेंटर में आपको ब्राइट दिखेगा, जिस कलर का आपका यहाँ पे लाइट का सोर्स है वो कलर आपको दिखाई देगा, फिर आपको दोनों तरफ डार्क दिखाई देगा, फिर आपको फिर से ब्राइट आपको दिखाई देगा। बट अभी अगर कह रहा है कि यहाँ पे इसको हटा करके अगर व्हाइट यहाँ पे लिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए एक्चुअल में जब व्हाइट यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे आप जानते हो व्हाइट हमारा जो होता है ये कैसा है, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है ना। जहाँ पे आप जानते हैं कि जो व्हाइट कलर होता है वो विबग्योर का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें यहाँ पे हर कलर के अलग अलग यहाँ पे कलर्स होते हैं, और आप जानते हैं हर कलर की जो वेवलेंथ है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जिसमें से रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो वॉयलेट हमारा कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जब यहाँ से व्हाइट लाइट यहाँ से देखिए बाहर निकलेगी, यहाँ से भी जब हमारी बाहर निकलेगी, तो अब क्या होगा, इनका इंटरफेयर होगा, है ना, इंटरफेयर होगा। वो भी हर एक कलर का देखा जाएगा, इंटरफेयर होगा। तो आप जानते हैं कि जो हमारी अभी ये विड्थ बन रही थी, और आपको विड्थ का फॉर्मूला ही पता है कि बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि स्मॉल डी क्या है, ये स्लिट की विड्थ है, और ये जो कैपिटल डी क्या है, ये स्लिट और
स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। मान लेते हैं ये दोनों हमारे चलिए फिक्स है ना, कैपिटल डी और स्मॉल डी हमारे फिक्स है। बट देखिए लैम्डा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लैम्डा तो हमारा हर कलर के अलग अलग होगा। जैसे रेड कलर है सपोज, तो रेड कलर के लिए क्या होगा, बीटा हमारा ज्यादा होगा क्योंकि हमारा लैम्डा ज्यादा होता है, जबकि वॉयलेट के लिए लैम्डा हमारा सबसे कम होता है, तो बीटा भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप देखेंगे सेंटर पे अभी भी क्या होगा, ब्राइट ही बनेगा, यानी कि व्हाइट आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटर पे क्या है, इधर से जो सोर्स आ रहा है उसकी जो पाथ है, और इधर से जो सोर्स की लाइट आ रही है उसका जो पाथ है वो एकदम सेम है। यानी हर कलर क्या है, चाहे भले उसकी वैल्यू अलग अलग क्यों ना हो, हर कलर क्या होगा, एक साथ पहुंचेगा। तो जो सेंटर है यहाँ पे आपको व्हाइट ही दिखाई पड़ेगा। बट उसके बाद क्या है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो पक्का है ऊपर वाले सोर्स से पाथ कम हो गया, नीचे वाले देखिए सोर्स से पाथ क्या है, ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या है, फिर आपको मिसमैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे बात आ रही कि जो हमारा वॉयलेट कलर है उसकी जो विड्थ है वो यानी कि वो कम बनेगी। तो आप देखेंगे कि तुरंत नीचे क्या होगा, आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे वॉयलेट। उसकी बात धीरे धीरे करके नहीं कह सकते कि सेंट्रल ब्राइट आपका जो बनेगा उसके बाद आपको डार्क दिखेगा। फिर आपको क्या होगा, इस तरीके से कलर्ड यानी कि अलग अलग कलर के आपको फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपको अलग अलग कलर के फ्रिंजेस दिखाई देंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा कि भाई जो आपका देखिए पहला फिर सेकंड थर्ड देख लीजिए। जो तीसरा हमारा है, कह रहा है कि देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज, यानी जो सेंटर है तो सेंटर में क्या होगा, हमारा व्हाइट ब्राइट फ्रिंज आपको दिखाई देगी। लेकिन हाँ उसके सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडेड बाय ए फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, उसके सराउंडिंग में क्या होगा, कुछ कलर फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगी। और एक कलर फ्रिंजेस के दिखाई देने का लॉजिक क्या है, मैंने आपको बताया कि सिंपल सा बात है कि यहाँ पे अलग अलग क्योंकि 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसी वजह से क्या है, हर एक कलर की जो विड्थ होगी, फ्रिंज विड्थ, वो अलग अलग होगी। तो आपको सारे के सारे कलर से यानी कलरफुल आपको यहाँ पे फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, है ना, कह रहा है हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। यहाँ देखिए ये आपको जो डॉटेड लाइन दिया गया ये पूरा एक सेल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उस सेल का देखिए ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट है। और आपको जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है वो है 1 ओम, और जो एक्सटर्नल हमारा है रेजिस्टेंस वो है 4 ओम। तो कह रहे बताइए कि द टर्मिनल वेलोसिटी सॉरी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी कि आपको ऐसा मानना है कि आपको इधर और इधर ये दो टर्मिनल में मान लेता हूँ ए और बी, इसके क्रॉस क्या करना है, आपको बताना है कि पोटेंशियल का कितना यहाँ पे मतलब है, पोटेंशियल कितना है। तो सीधे सीधे लॉजिक ये है कि देखिए यहाँ पे एक्चुअल हम क्या करेंगे, पहले तो करंट यहाँ निकालेंगे, हमारे पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो अगर हम आई निकालें तो आई कैसे निकालेंगे, ई यानी कि ईएमएफ अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ई आपका कितना देखिए 10 वोल्ट है, और अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर को मैं अगर ऐड कर दूँ तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा। तो 5 का डबल तो 2 हो गया, यानी कि आई हमारी जो करंट आएगी वो क्या आएगी, देखिए वो 2 एम्पियर की फ्लो करेगी। अब यहाँ पे अगर 2 एम्पियर की फ्लो करेगी पूरे सर्किट में, तो आप देख लीजिए कि जहाँ जितने हमको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं वहाँ पे पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो सेल के अंदर देखिए कितना हो रहा है। तो सेल के अंदर क्योंकि हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, और अगर इसमें करंट को मैं फ्लो कराऊँ तो आप जानते हैं पोटेंशियल का ड्रॉप बनेगा वी इक्वल टू आई आर के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे स्मॉल आर ले लीजिए आप। तो आई तो अपना 2 है, लेकिन स्मॉल आर कितना देखिए 1 है, यानी कि 2 वोल्ट। मतलब सेल के अंदर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट का तो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 वोल्ट का देखिए ड्रॉप हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सेल का ईएमएफ था वो तो 10 वोल्ट था, बट यहाँ पे उसके अंदर ही क्या हो रहा है, 2 वोल्ट यहाँ पे कम हो जा रहा है। तो पक्का इसके देखा जाए दोनों तरफ डिफरेंस कितना आएगा, तो आएगा 8 वोल्ट। ठीक है, क्यों आया समझाया आपको कि यहाँ पे जो टोटल हमारा ईएमएफ था वो 10 वोल्ट है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, वो आपका 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 2 वोल्ट आपका कम हो रहा है। तो आपको अगर बोल रहा है कि टर्मिनल यानी कि उसके जो दोनों हमारे आउटसाइड के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे कितना पोटेंशियल का आपको ड्रॉप दिखिए, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो 10 में से 2 आप कम कर दीजिए तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 वोल्ट। कैसे निकाला, 10 माइनस 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका 8 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड ना ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा है, इसमें सिंपल सा आपको कह रहा है कि एसएचएम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो कहता है एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। आपको सिंपल सा क्या है, आपको बस एक इक्वेशन आप जानते हो जो स्टैंडर्ड है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इससे कंपेयर कर लो। और तो जो भी हमारा अननोन वो निकल के सामने आ जाएगा। इससे अगर हम बात करें ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए को कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। ए इक्वल टू हमारा 5 आएगा सेंटीमीटर में, सॉरी ये आपका मीटर में आएगा।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि देखिए यूनिट क्या है, ये मीटर लिखा हुआ है, एक्स की यूनिट अगर मीटर लिखा है दैट मीन्स एम्पलीट्यूड में हमारा क्या है, मीटर में ही आपको लेना है या आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब अगर मैं कंपेयर करूँ, देखिए टी के बगल में यहाँ पे ओमेगा है जो कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे टी के बगल में देखिए पाई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए पाई हो जाएगी। और ओमेगा, और आप जानते हैं टाइम पीरियड में क्या होता है रिलेशन, तो ओमेगा को हटा के लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आप टी को इधर लेके आ जाइए। तो टी तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, टी इक्वल टू में आपका आ जाएगा 2, और ये क्योंकि एसआई यूनिट में है तो ये सेकंड में आपको आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो आएगा कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा 5 मीटर का, और जो आपका टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा 2 सेकेंड का। तो 5,2 है ना, 5 मीटर इंटू 2 सेकेंड। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड मैच कर जाएगा, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड राइट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है इसको देख लेते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज इतना, है ना। मतलब आपको किसी रॉड के बारे में बताया जा रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई रॉड है, तो इसका जो मिड पॉइंट तो यहाँ पे कहीं होगा बीच में, तो इसके क्रॉस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सिस बना लिया और इसी को हम यहाँ पे टर्न कर रहे हैं, यानी कि रोटेट करा रहे हैं। तो उसका देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है। तो अगर आपको सिंपल से पता है, अगर मैं आप पूछूं कि मान लेते हैं कि पूरी जो रॉड है इसका मास है m और इसकी लेंथ है वो है l, है ना। तो आपको मालूम है कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल लाइन के, यानी कि जो हमारा सी आईसीएम कह सकते हैं इसको, वो कितना होगा देखिए m l स्क्वायर अपॉन 12। या आई थिंक सबको फॉर्मूला याद होगा, इसको प्रूव भी किया जा सकता है कई बार कि हाँ किसी भी रॉड की वजह से जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ अगर हम एक्सिस को पास करें और परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो इसका जो हमारा आईसीएम होता है वो कितना होता है, ml² बाई 12 होता है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये सीजे सिस्टम में यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो आंसर आएगा देखिए वो भी सीजे सिस्टम में ही आएगा, और बाकी जो अदर चीज़ है ना उनको भी हम कोशिश करेंगे सीजे में ही कन्वर्ट कर लें, तो थोड़ा अपने लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आईसीएम दिया है उसकी जगह आप लिख दीजिए कितना, 2400। और ये ध्यान देना, मैं यहाँ पे सीजे सिस्टम में सारी चीज़ों को रख रहा हूँ। इक्वल टू क्या होगा देखिए m l² अपॉन 12। अब यहाँ पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रॉड, यानी कि आपको लेंथ निकालनी है। देखिए द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली, समझिए इस लाइन को अच्छे से, क्योंकि बच्चे क्या है ना कई बार लैंग्वेज को ही समझ नहीं पाते। यहाँ पे कह रहा है द लेंथ ऑफ 400 ग्राम रॉड, मतलब यहाँ पे रॉड का मास आपको दे दिया 400 ग्राम। अब बोल रहा है बताइए लेंथ कितनी है, तो आप देखिए आपको अगर आपको एल निकालना है, मास आपको दे दिया है कितना 400, यहाँ पे 400 हुआ, एल स्क्वायर हुआ अपॉन में ये आपका 12 आ गया। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका है 2000 और 400, तो डबल जीरो से ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, और 4 से ये आपका 12 हो जाएगा 3 टाइम में। आप 3 आपको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौको 12, उसके 3 छः 74 इक्वल टू एल स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, डबल जीरो कैंसिल हुआ, 4 से 12 आपका 3 बार में गया, और 24 का यानी कि आपका 3 बार, है ना, यानी कि आपका आएगा 72 आया, यहाँ पे 72 आया। तो अब आपको एल निकालना है, तो आप जानते हैं एल बराबर क्या होगा, √72। अब देखिए √72 एक्चुअल में क्या है, ये आप अगर यहाँ पे देखा जाए कि 72 का वैल्यू मान किसकी नियर अबाउट होगा, क्योंकि अगर देखिए अगर 64 होता तो आप जानते हैं 8 का वो स्क्वायर रूट हो जाता है, 8 ना 64। अगर इसी तरीके से 81 होता तो कहीं ना कहीं वो 9 का हो जाता, बट यहाँ पे 81 भी नहीं है, 81 से छोटा है और 64 से बड़ा है, दैट मीन्स पक्का हमारा आंसर 8 और 9 के बीच में आएगा। अब ये 8 और 9 के बीच में आएगा तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो देख लीजिए, जो 8 और 9 के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 8.5। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन आएगा 8.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीजी सिस्टम में ही सारी यूनिट को रखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यूनिट भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो सिंपल सा खाली फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि हाँ ml² बाई 12 को 2400 के बराबर लिख दीजिए, उसी को सॉल्व करके आप अपने इजिली लेंथ में यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, ये कहते हैं ओरल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपको एक आइडल ट्रांसफार्मर दिया है। अगर आपको आइडल ट्रांसफार्मर दिया है तो आपको मैं एक इक्वेशन बता देता हूँ कि क्या आपको याद रखना है। यहाँ पे करंट अगर मान लेते हैं IP बाई IS इक्वल टू, आपको यहाँ लिखना है कि VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP इक्वल टू K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है, करंट का फॉर्मूला है, करंट का रेशियो, ये वोल्टेज का, ये आपका कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्न का रेशियो है। तो आपको देख क्या हुआ है कि यहाँ पे टू एन आइडियल ट्रांसफार्मर में आपको यहाँ पे द टर्न्स रेशियो दिए, एन पी बाई एन एस इक्वल टू हाफ आपको दिया है, यानी कि आपको एक दे दिया है एन पी बाई एन एस इक्वल टू हाफ दे दिया। तो कह रहा है कि बताइए वी एस बाई वी पी है क्या, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। सिंपल सा आप देखेंगे, हमको नंबर ऑफ टर्न का दिया हुआ है आंसर, और वी पूछ रहा है, मतलब आप इस ग्रुप को बराबर कर लीजिए। अगर इस ग्रुप को बराबर करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसा यहाँ पे रेस होता है नंबर ऑफ टर्न में, यानी कि एन एस बाई एन पी सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स, उसी तरीके से हमारा होता है वी एस बाई वी पी भी होता है। अब आप एक काम करिए, इसको आप देखिए वी एस अपॉन वी पी को आपको तो निकालना है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि एन पी बाई, अगर एन एस वन बाई टू हो सकता है तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, एन एस बाई एन पी अगर आपसे निकाला जाए तो कितना आएगा, देखिए टू बाई वन आ जाएगा, तो इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा, देखिए टू बाई वन इक्वल टू वी एस बाई वी पी आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया था कि वी एस बाई वी पी का वैल्यू कितना है, तो टू रेशियो वन आ जाएगा। तो टू रेशियो वन का मतलब क्या, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एकदम समझ में आ गया होगा कि हाँ इसमें सीधे सीधे में क्या करना है, वोल्टेज में और नंबर ऑफ टर्न के क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले को आपस में बराबर कर लेना है, वहां से हमारा इजिली आंसर आ जाएगा। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें क्या कह रहा है कि ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए, यानी कैपिटल ए पे हमने 10 न्यूटन को फोर्स अप्लाई किया हुआ है। इन द फिगर द मास ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी क्या क्या दिया है, पहले वाले का दिया 2 किलोग्राम और जो सेकंड वाला है उसका दिया है कि 3 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है द ब्लॉक्स स्लाइड ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि जो हमारी सरफेस है जिसके ऊपर ये दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं वो कैसी, वो फ्रिक्शनलेस है। तो फाइनली पूछा था फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, यानी कि ए वाले का जो फोर्स बी के ऊपर लग रहा है उसको हमको यहाँ पे निकाल के बताना है। यानी कि ये देखिए, या इसको सिंपल सा रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, ए जो बी पे फोर्स लगाएगा वो पूछ रहा है, या उल्टा कह दीजिए बी हमारा जो ए पे फोर्स लगाएगा वो भी सेम चीज वही आएगा निकल के। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको निकालना होता है एक्सेलरेशन, कि हमारी देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से पता है डायग्राम को देख के कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो छोटे वाले ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं, वो भी आगे की तरफ, तो पक्का है दोनों हमारे ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। मतलब जितना एक्सेलरेशन से हमारा ए चलना स्टार्ट करेगा उतनी एक्सेलरेशन से हमारा बी स्टार्ट करेगा। तो आप पहले तो ए निकाल लो। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जो टोटल फोर्स इनके ऊपर लग रहा है वो अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 जो भी है। अब आप देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, और हम दोनों मास को ऐड कर दें तो 3 प्लस 2 कितना, देखिए 5 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है ना वो हमारा ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई आपके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप है ना, इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि हाँ सबसे पहले हम ए निकालेंगे। अब इसके बाद फिर देखिए अगर ए निकाल चुके हम लोग, क्या है कि पहले वाले का हमको ए पता चल गया कि यहाँ कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और दूसरे वाले के भी हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है ना ए, वो बी पे कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि टू वाला थर्ड पे एक रिएक्शन अप्लाई करेगा, उतना ही रिएक्शन थर्ड वाला टू पे अप्लाई करेगा। मतलब अगर हम थर्ड वाले का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें तो भले इसका देखिए मास कितना है, इसका मास है 3 kg, बट इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी रिएक्शन फोर्स आर मान लीजिए इसको। वही आपको निकालना भी है कि हाँ भाई सेकंड वाले पे कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सेकंड वाला ब्लॉक है 20 पे एक ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो सी आप जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ F बराबर ma होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे F का मतलब है रिएक्शन, और मास देखिए सेकंड वाले ब्लॉक का कितना, देखिए सेकंड वाले ब्लॉक पे हम निकाल रहे हैं तो 3 हो जाएगा इसका मास, 3 kg। और ए आप जानते हैं 2 निकल के आया हुआ है, तो यानी कि हमारा जो आर आएगा वो कितना आया, 6 न्यूटन। अब देखिए 6 न्यूटन क्या है, ये आपका है जो फर्स्ट वाला ब्लॉक सेकंड वाले पे रिएक्शन अप्लाई कर रहा है वो भी 6 न्यूटन है। या ये भी कहा जा सकता है कि जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो फर्स्ट वाले पे जो रिएक्शन अप्लाई कर रहा है वो भी क्या है, वो भी 6 न्यूटन है। तो सिंपल सा बात, हमको सेकंड वाले के ऊपर पूछा गया कि सेकंड वाले के ऊपर कितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो हमारा इसका आंसर क्या है कि वो आएगा 6 न्यूटन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे आज आगे के 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 21 से लेके 30 तक। और एक एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी बारीकी से सिखाने की आपको कोशिश किया है कि ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ उस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए भी जो भी यहाँ पे किया है कैलकुलेशन आपके सामने मैंने करके दिखाया है, ताकि भले टाइम आपको ज़्यादा लगेगा वीडियो को देखने में, बट यहाँ पे एक एक चीज़ आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि आपकी जो बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होता है, उनको भी आई थिंक ये बहुत इजीली समझ आ जाए कि हाँ कहाँ पे कैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स हुआ है, कैसे यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, और उसके पीछे फॉर्मूला क्या लगा है, सर ने कैसे उसको समझाया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगा हो जिसमें आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसको हम अगले वीडियो में या उसी में आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। और अगर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा जो भी चैनल है ये वो जल्दी से ग्रो कर सके।
और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई आपको यहाँ पे कुछ आप ओपिनियन देना चाहते हो, प्लीज़ उसका भी बहुत बहुत वेलकम है। आपको बिल्कुल बताइए, हम उसको अगले वाले वीडियो में बिल्कुल भी उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरीके से अगले और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।